Welcome to DSCJ classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. हेलो एवरीवन, मैं हूं दर्शन भारती, टीचर, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप पुंछ। स्टूडेंट्स, हमने अपनी 9th क्लास का जो हमारी इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, मनी एंड बैंकिंग। इसमें हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था इवेल्युएशन ऑफ मनी, और मनी से पहले जो बार्टर सिस्टम था, किस प्रकार ट्रांजिशन होता था, ट्रांजैक्शन किस प्रकार होती थी, सेल एंड परचेज कैसे सिस्टम क्या था, उस पर हम लोगों ने बात की थी। अभी इसका जो पार्ट 2 है, उसमें हम लोग जो है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी पढ़ेंगे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी यानी कि पहले अगर कमोडिटी मनी था, अलग अलग कॉन्सेप्ट से मनी के हम लोगों ने जो पिछले चैप्टर में जो पहले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो आज हम मॉडर्न फॉर्म्स की बात करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझना जरूरी है कि मनी जो है सर्कुलेशन में आई क्यों, ऐसे कौन से ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के अंदर, या कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी जो थी उसके अंदर ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मनी जो है वो सर्कुलेशन में आई। पहली इंपॉर्टेंट चीज थी कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या था कि एक्सचेंज में जो हम लोग करते थे, सपोज बार्टर सिस्टम था, मैं कह रहा हूँ बार्टर सिस्टम में क्या था कि एक आदमी जो व्हीट की प्रोडक्शन करता है, वो व्हीट की प्रोडक्शन के बदले में अगर उसको कुछ चाहिए था, सपोज उसको मेज चाहिए थी या उसको शूज चाहिए थे, तो उसको क्या करना होता था कि अपनी जो व्हीट दे करके शूज लेने होते थे। लेकिन बहुत बड़ा वहां एक प्रॉब्लम ड्रॉबैक था कि वहां पर क्या था कि डबल कोइंसिडेंस नहीं था। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे शूज चाहिए तो मेरे पास व्हीट की प्रोडक्शन है, तो मैं व्हीट दूंगा उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के पास शूज हैं लेकिन उसको व्हीट चाहिए। मुझे तो शूज चाहिए, लेकिन जो जिससे मैं शूज लेने जा रहा हूं, क्या उसको व्हीट की आवश्यकता है? तो ऐसे में बार्टर सिस्टम में हमें वो आदमी खोजना पड़ता था, यानी दो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की बात हम लोग करते थे। लेकिन जब मनी सर्कुलेशन में आई, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक माध्यम बन गया कि एक्सचेंज का। इफ यू हैव मनी इन योर पॉकेट, यू कैन गो टू द मार्केट, यू कैन परचेज एनीथिंग यू वांट टू परचेज। तो उस वजह से मनी जो है वो इंपॉर्टेंट हो गई जो है बार्टर सिस्टम से। विद द हेल्प ऑफ मनी एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन टेक प्लेस। अब मार्केट जाएं, अगर आपके पास पैसे हैं तो जो चीज आपको पसंद आती है, अगर आप एबल हैं वो खरीद सकते हैं, आपके पास उतना पैसा है एंड यू आर विलिंग टू पे, तो आप उससे वो चीज परचेज कर सकते हैं। देन मनी इज सेड टू बी मोस्ट लिक्विड एसेट। अब बार्टर सिस्टम में अगर बात करें तो व्हीट जो है ज्यादा देर तक आप नहीं रख सकते, एक टाइम होगा तो वो स्पॉइल हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी व्हीट। लेकिन मनी जो है वो मोस्ट लिक्विड एसेट माना जा सकता था अमंग ऑल द एसेट्स ऑफ मैन। हमारे पास जो भी है, मकान है वो डैमेज हो जाएगा, हमारे पास जो सपोज एनिमल कहा जाता था कि एनिमल्स जिसके पास ज्यादा थी बार्टर सिस्टम के अंदर, आप जानते हैं कि जब कमोडिटी की मनी की बात होती थी तो साल्ट जिसके पास ज्यादा है या जिसके पास ज्यादा गौ है, जिसके पास जैसे भेड़ बकरियां हैं, तो वो ज्यादा अमीर माना जाता था। लेकिन उनकी भी एक लाइफ होती है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं मनी के साथ, तो मनी को मोस्ट लिक्विड एसेट कहा जाता है। वो जितना आपके पास है आप उसको ज्यादा देर तक रख सकते हैं। और मॉडर्न फॉर्म में हम जितना पैसा बैंक में रखेंगे, जितना हम सेव करना चाहें उतना सेव कर सकते हैं, वो लॉन्ग रन तक वो हमारे साथ रहता है। तो इट हैज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एंड मीन्स ऑफ पेमेंट एंड लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए क्या था कि जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की हम लोग बात करते थे, इट मींस कि जब मेरे पास एक प्रोडक्ट तैयार है, मुझे दूसरा कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे वो व्यक्ति खोजना पड़ता था। लेकिन जब हम बात करते हैं मनी की, ऐसे में क्या है कि अगर आपके पास मनी है तो आप किसी के पास भी जाए मनी लेकर के, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप उससे ले सकते हैं। तो इसमें जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो इश्यू था वो यहाँ नहीं रहता। अब मनी इज एनीथिंग। अब मनी जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने मनी को डिफाइन किया है अपने अपने हिसाब से। तो जनरली कहा गया है कि मनी इज एनीथिंग सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी वो सब कुछ मनी है जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। मोस्ट डेफिनेशंस ऑफ मनी टेक फंक्शंस ऑफ मनी एज देयर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जो आप जिसको मनी ट्रीट कर रहे हो उसका फंक्शन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मनी इज दैट विच मनी डज, यानी वो सब चीजें मनी हैं मॉडर्न फॉर्म में जो मनी का काम कर रही हैं। वो आगे जाके बात करते हैं हम लोग, जैसे क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, एटीएम कार्ड की बात करते हैं, तो वो एटीएम कार्ड भी मनी का ही काम कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वाकर, मनी इज एज मनी डज, वो मनी है जो मनी कर सकती है। अब दैट मीन्स द टर्म मनी शुड बी यूज्ड टू इंक्लूड एनीथिंग विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ मनी, यानी हम उन सबको मनी में इंक्लूड कर सकते हैं जो मनी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मनी के फंक्शंस क्या हैं? जैसे मैंने कह दिया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
आपके पास मनी है, आप कुछ भी जाकर ले दे सकते हैं। देन मेजर ऑफ वैल्यू, जब हम पहले बात करते थे कि एक व्यक्ति के पास व्हीट है, एक के पास 4 जो है काउज हैं, तो अब मेजर ऑफ वैल्यू, आप व्हीट को और काउ को मेजर नहीं कर सकते कि किसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन जब मनी की हम लोग बात करेंगे तो मनी कैन बी मेजर्ड। आप किसी चीज का रेट, आप दूध की बात कर रहे हैं कि अगर दूध जो है वो 60 रुपए केजी है, तो आपको आधा केजी चाहिए, तो आप आधा केजी को भी अपने 30 रुपए में कंपेयर कर सकते हैं कि 30 रुपए का आधा केजी आएगा। तो आप उसको जितना डिवाइड करना चाहें तो मनी कैन बी डिवाइडेड। वेयर जब हम कमोडिटी मनी की बात करते थे, तो कमोडिटी में यू कैन नॉट डिवाइड। आपको आपके पास व्हीट लेनी है, आपने 10 केजी व्हीट लेनी है, मेजरमेंट नहीं है तो आपने 10, आपने जैसे मैं कहूँ बोरियों के हिसाब से लेनी है, तो उसके बदले काऊ को आप काट नहीं सकते, काऊ को आधा नहीं कर सकते। लेकिन जब मनी की बात आई तो मनी को हम मेजर कर सकते हैं। देन यूनिट ऑफ अकाउंट, अब उसका एक यूनिट है, यूनिट वैल्यू है उसकी। देन सिंस general acceptability is the fundamental characteristics of money, therefore money may be defined as anything which is generally acceptable by the people in exchange of goods and services or in repayment of debts। यानी कि बात करें हम एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, वो सब चीजें जो जनरली एक्सेप्टेबल हैं बाय पीपल इन एक्सचेंज। जब आप किसी से कुछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल इन प्रेजेंट एरा व्हेन यू गो टू एनी शॉपिंग मॉल, आप कुछ भी परचेज करते हैं तो आप, इफ यू डोंट हैव करेंसी इन योर पॉकेट, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि अपना कार्ड के जरिए आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। दैट कम्स इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। देन फंक्शंस ऑफ मनी, यानी इन जनरल टर्म्स मैंने कहा कि उसके मेन फंक्शन क्या है पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या था कि बार्टर सिस्टम में कोई ऐसा माध्यम नहीं था जो फैसिलिटेट करे खरीद और फरोख्त में, लेकिन आज किसी ट्रेड को स्मूथ चलाने के लिए मनी जो है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है। तो इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हमने कहा कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो अब कन्वेंशनली हम मनी की बात करें, मनी परफॉर्म्स द फॉलोइंग 4 मेन फंक्शंस, ईच ऑफ विच ओवरकम वन और द अदर डिफिकल्टी ऑफ बार्टर। बार्टर सिस्टम के अंदर जो जो परेशानियां थी वो मॉडर्न मनी ने उसको दूर किया है। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात की हमने मेजर ऑफ वैल्यू की बात करती। अब इंपॉर्टेंट चीज हमें जो समझना है, हमारे जो एग्जाम में आता है कि जो प्राइमरी फंक्शंस मनी के क्या है। यानी एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमने कहा कि पैसा देकर आप कुछ भी ले सकते हैं। देन मेजर ऑफ वैल्यू, हमने कहा कि बार्टर सिस्टम के अंदर मेजरमेंट का कोई सिस्टम नहीं था कि आप उसकी वैल्यू को मेजर करें कि काऊ कितने की है। काऊ के कंपैरेटिवली हम गोट्स की कंपेयर बात करते हैं, 2 गोट्स 10 काऊ 10 या 2 काऊ या 20 गोट्स को तो कहते थे, लेकिन हम मेजर नहीं कर पा सकते थे इंडिविजुअल किसी गुड्स की या क्वांटिटी किसी की हम मेजर नहीं कर पा सकते थे उसकी वैल्यू। ये इसके प्राइमरी फंक्शंस थे, बिकॉज दे आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। देयर आर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब डेफर्ड पेमेंट क्या है, आपने कुछ ले लिया उसको बाद में आप लोग पे करेंगे। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को हमने स्टोर कर लिया, जब हम चाहेंगे तब इस्तेमाल करेंगे। दीज आर सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। और प्राइमरी कौन से, सेकेंडरी कौन से हैं, ये अक्सर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी। सेकेंडरी फंक्शन जो भी है वो हमें डिराइव कहां से हुआ है, प्राइमरी फंक्शन से। अब मॉडर्न फॉर्म की बात करें कि मॉडर्न जो करेंसी आई, बार्टर सिस्टम से हम लोग निकल गए, बहुत सारे इश्यूज थे, हमने उसको फेस करने के बाद जैसे जैसे इवैल्यूएशन हुई तब तक मॉडर्न मनी जो है वो सर्कुलेशन में आने लगी। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में जब हम बात करें उसमें क्या है, एक तो हम करेंसी। करेंसी मीन्स हमारे जो नोट्स हैं, हमारे जितने भी नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, वो आपके 5 से लेकर के 2000 तक का जो नोट है वो सारे के सारे हमारे करेंसी नोट्स में आते हैं। देन डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। देन थर्ड इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में माना जा रहा है, दैट इज प्लास्टिक मनी। और डिजिटली बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो प्लास्टिक मनी को अडॉप्ट कर रही हैं और करेंसी को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो कारणों में हमने अभी नहीं जाना है। अब एक बात करूं कि पहले एक समय था जब मेटेलिक मनी हुआ। ओवर द इयर्स द फॉर्म ऑफ मनी हैज चेंज्ड। हम लोगों ने देखा है कि ये जो कॉइन्स से आप देखते हैं कि लगातार जो भी राजा महाराजा आते थे तो वो क्या करते थे कि अपने हिसाब से नई करेंसी, नए कॉइन्स जो है वो लागू करते थे, अपने राज्य के नाम से वो नई लागू करते थे। उसकी वजह थी क्योंकि उनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू थी ये, यानी कि सोने का सिक्का है तो सोने की अपनी वैल्यू है। सोने का मार्केट में उसकी मेजर वैल्यू क्या है, उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी सोना है आप उसको रख देंगे, सोने को इस्तेमाल करेंगे तो उसको वही वैल्यू मिलनी है। वहीं अगर कंपेयर करें आज की डेट में, आप 100 का नोट हाथ में पकड़िए, उस 100 के नोट की अगर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो उसकी अपनी वैल्यू है, वो कुछ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो पैसा लिखा हुआ है कि 100 रुपए, उन 100 रुपए की वैल्यू है। इट मींस वो फिएट करेंसी, उसको फिएट मनी कहा जाता है। फिएट मनी मींस उसकी अपनी वैल्यू नहीं है,
लेकिन जब हम मेटेलिक कॉइन्स की बात करते थे, वो कॉपर का था, सिल्वर का था, ब्रॉन्ज का था, उनकी अपनी एक वैल्यू होती थी जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते थे। अब पेपर मनी जैसे सर्कुलेशन में आई, तो पेपर मनी एट प्रेजेंट हैज ऑक्युपाइड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ ऑल कंट्रीज। हर एक देश के अंदर अपनी करेंसी जो है वो प्रिंट होती है, वही सर्कुलेशन में होती है, उसी से हम सेल एंड परचेज जो भी हम करते हैं। द पेपर मनी इज यूज्ड टू रेफर टू द गवर्नमेंट नोट्स। पेपर मनी जब हम बात करते हैं, इट मींस के जो गवर्नमेंट के नोट्स हैं हम उनकी बात करते हैं, और उनको करता कौन है इशू? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जिस भी देश की करेंसी होती है, आप जानते हैं कि हर देश की अपनी करेंसी होती है, उसकी अपनी पहचान होती है। जैसे राजे महाराजे अपनी अपनी करेंसी, अपने सिक्के जो है मार्केट में चलाते थे, तो आज की डेट में हर एक करेंसी, अपने देश की अपनी करेंसी होती है। अब जब हम यूएस में जाएंगे तो यूएस डॉलर की बात करेंगे, तो रेशियो कहीं जो है यूरो करेंसी है, कहीं सेंट है, कहीं अलग अलग करेंसी है, अलग पाकिस्तान की अलग है, नेपाल की अलग है, हर एक देश की अलग है, और उसका जो सेंट्रल बैंक होता है वही जो है वो उसको अथॉरिटी होती है जो उसको इशू करती है। आज की डेट में अगर हम देखें, 50 रुपए के से लेकर 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 या 10 का सिक्का है, या 5 से लेकर 2000 तक के जितने भी नोट्स हैं, ये सारे के सारे इशू हमारी जो है जो सेंट्रल बैंक है वो करता है। तो अभी क्या हम लोगों ने सोचा कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई पेपर नोट्स आर एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? पेपर नोट्स को ही क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जा सकता है, यानी जो गवर्नमेंट ने इशू किया है। मैं अगर किसी एक कागज के ऊपर लिखता हूं 2000 रुपीज, तो उसको क्यों नहीं माना जाता? वो भी तो कागज के ऊपर भी लिखा हुआ है, उसकी भी तो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वो भी तो सिंपल कागज पे है, ये भी कागज पे है। लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो गवर्नमेंट के नोट्स हैं वही जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज माने जाते हैं? उसके पीछे कारण है। पहला कारण है, इट इज अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। जो कंट्री की गवर्नमेंट है वही, उसी के पास ऑनरशिप है, वही अथोराइज्ड है अपने देश के करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स छापने की। तो इन इंडिया करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया के अंदर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके पास अथोराइजेशन है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपना जो है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स को प्रिंट कर सकती है। देन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि नो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। इट मींस कि रिजर्व बैंक जो सेंट्रल बैंक होता है वो हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इट मींस कि रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी ऐसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है जिसको एम्पावर किया गया है कि वो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स को प्रिंट करे। मोreover, no person in India can legally refuse a payment made in rupees। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी के पास जाते हैं बार्टर सिस्टम के अंदर मेज लेकर के। अब वाटर सिस्टम के अंदर क्योंकि उस टाइम डिमांड्स बहुत ज्यादा नहीं होती थी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात होती थी, खाने पीने की चीजें चाहिए थी, सर्वाइवल के लिए कपड़ा चाहिए था, तो उन्हीं चीजों की बात होती थी। लेकिन आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आज हमें टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ऐसे में अगर आप करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स लेकर के मार्केट में जाते हैं किसी के पास, उसको बोलते हैं मुझे फलां चीज चाहिए, अगर वो आपको इनकार करता है इट मीन्स कि वो क्राइम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो गवर्नमेंट ने जो करेंसी निकाली है उसको कोई लीगली रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर कोई उसको रिफ्यूज करता है कि मैं ये 100 का नोट नहीं लूंगा, इट मींस कि वो एक क्राइम कर रहा है, वो एक इलीगल एक्टिविटी है। हमें कुछ चीजें याद में रखनी है, क्या कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ इंडिया आर वैलिड ओनली इन इंडिया। किसी भी देश का, मैं खाली इंडिया की बात नहीं करूंगा, किसी भी देश का जो उसके देश की नोट्स एंड कॉइन्स है वो वैलिड होते हैं, उस देश के अंदर ही मान्य माने जाते हैं। अगर उस देश से बाहर जाकर के, सपोज आप जाते हैं 100 रुपए का नोट लेकर के, यहाँ से आप यूएस चले जाते हैं, तो वहां मार्केट बोलते हैं ये 100 रुपया दो, मुझे फला चीज दो, तो वो आपको नहीं देगा। वहां वो क्राइम नहीं है क्योंकि उस देश की अपनी करेंसी है। सिमिलरली हमारे देश में कोई बाहर से आता है तो वो अपना डॉलर देकर के कुछ लेना चाहता है, तो हम उसको इनकार कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ चलन जो है वो इंडियन करेंसी का है। तो इंडियन करेंसी, क्योंकि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर देश की करेंसी की अपनी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होती है। सपोज डॉलर और रुपये को हम कंपेयर करें तो वो अलग अलग, डॉलर का जो प्रेजेंट मार्केट में अपना 79, 80, 80 रुपीज या वटेवर प्राइस जो करंट अभी प्राइस चल रहा है, तो वो रुपये के बराबर है, यानी 80 रुपीज देंगे तो हमें $1 मिलेगा। इट मींस इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अलग अलग रेट्स होते हैं, इसीलिए अलग देश में अलग करेंसी है तो लेन देन भी उसी करेंसी में होगा जिस देश की। कई जगह एक्सेप्टेबल होती है लेकिन उसके पीछे कुछ ले लेते हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट में बाद में उसको एक्सचेंज किया जाता है। लेकिन आप अपनी करेंसी को दूसरे देश में जबरन नहीं चला सकते वहां के रूल्स के मुताबिक। देन एवरी कंट्री हैज इट्स ओन, मैंने कह दिया कि आपको अपनी, हर देश की अपनी करेंसी होती है। देन अब बात करें कि हमारे पास
कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट है चाहे वो प्राइवेट है, हम सब लोगों के पास करेंसी होती है, हमारे पास पैसा होता है और जितनी हमें जरूरत होती है हम उतना पैसा खर्च भी करते हैं। लेकिन अब यहाँ बात आई कि बैंक्स जो है गवर्नमेंट ने जो है, कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं। तो बैंक्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं कि बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी। बैंक क्या है कि वो एक ऐसा इदारा है जिसका काम है मनी से डील करना। अब मनी कौन सी, किस मनी से वो डील करेगा? द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक इज कलेक्शन ऑफ सेविंग्स ऑफ द पब्लिक। इट मीन्स कि हमारे पास जो सेविंग है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक एम्प्लॉई है या एक व्यक्ति है, वो महीने का 10,000 रुपया कमाता है। अब हम लोग जानते हैं कि हम जितना भी कमाते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो सारा का सारा जो है वो कंज्यूम नहीं कर देते। यानी अगर एक 10,000 रुपया किसी की सैलरी है तो हो सकता है वो 5,000 रुपया वो कहीं अपने खाने पीने पे खर्च करता हो, 3,000 रुपया किसी और काम पे मिसलेनियस एक्टिविटीज पे खर्च करता है, तो कहीं ना कहीं उसके पास 2,000 रुपया बच जाता है। अब वो जो 2,000 उसके पास बच जाता है तो उसको वो क्या करता है, सेव करता है। वो पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम में जो चीजें एक्स्ट्रा होती थी अपने पास सेव करते थे, बाद में खराब हो जाती थी या देते थे तो उसमें एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती थी, तो उसी वजह से जो है करेंसी मार्केट में आई। लेकिन आज आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी हो जाती है उसको आप सेव कर सकते हैं। तो वो सेव करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कुछ गवर्नमेंट के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज पर डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके मुताबिक प्राइवेट बैंक्स भी बने हैं। तो हमारी जो एक्स्ट्रा मनी होती है हम वहां सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद क्या होता है कि वही बैंक जो होता है हमारे लिए हुए पैसे का आगे लोन्स के लिए इस्तेमाल करता है और बदले में हमें रिवार्ड के तौर पर इंटरेस्ट देता है। इन सिंपल वर्ड्स, बैंक मीन एन इंस्टीट्यूशन व्हिच रिसीव्स फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव्स लोन टू दोज हु नीड देम। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो गवर्नमेंट जो है लोन प्रोवाइड करती है सब्सिडी को थ्रू किसी बैंक के। तो बैंक के पास अपना पैसा तो नहीं होता, तो बैंक क्या करता है कि हमारी जितनी भी सेविंग्स बैंक के पास होती है उसी को क्रेडिट क्रिएशन करके उसको आगे जो है नीडी लोग जो अपना लोन लेकर के अपना व्यवसाय करना चाहते हैं या किसी पर्पज के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उनकी हेल्प की जाती है। और बैंक उनसे भी बाद में इंटरेस्ट लेता है, जितना पैसा देता है उस पर सूद तो वसूलता है, लेकिन मनी हमारी वहां जमा होती है, एज ए रिवार्ड जो होता है वो हमें इंटरेस्ट दिया जाता है। और ये भी इकोनॉमिक्स में माना जाता है कि अगर आप प्रेजेंट कंजम्पशन से एब्सटेन करते हैं, अभी आप उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किस लिए? फॉर फ्यूचर पर्पस। बहुत सारे लोग हम लोग सोचते हैं कि अभी का पैसा बचाया हुआ फ्यूचर में हमें काम आएगा, तो वो पैसा हम अभी बचाते हैं लेकिन बैंक उसको अपने पास रख करके हमें इंटरेस्ट के रूप में उसको देता रहता है। वो अलग अलग फॉर्म्स हैं बैंक में, चाहे फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, रेकरिंग में रखते हैं, तो वो पैसा हमें इंटरेस्ट के तौर पर मिलता है और लॉन्ग रन में हमें वो पैसा हमें काम आता है। अब तीसरा क्या है कि पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। हम लोग अपना बैंक में अकाउंट पैसा जमा कराते हैं तो उसको एक अकाउंट खोला जाता है, जो जो आदमी वहां पर बैंक में पैसा जमा कराता है उसके नाम से अकाउंट खुलता है और उसी अकाउंट में आपका पैसा जमा होता रहता है। जब भी आप निकलवाएंगे तो विद इंटरेस्ट आपको वहां से मिलेगा। तो बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड आल्सो पे सम इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स। इन दिस मैनर पीपल फील देयर मनी is safe and also earn some extra amount called interest। तो हम लोगों को बैंक का एक इंपॉर्टेंट ये भी फंक्शन रहता है कि हमारी मनी वहां सेफ रहती है। फॉर एग्जांपल मैं मनी अपने पास रखता जाता हूँ, अपने पास जितना पैसा आएगा सेव रखता जाता हूँ, कल कुछ भी हो सकता है, मेरे घर में प्रॉब्लम हो सकती है, डाका पड़ सकता है, नेचुरल कैलेमिटी में मेरा मकान टूट सकता है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम बैंक के पास रखते हैं तो बैंक पैसा जितना भी डिपॉजिट हो गया वो आपके अकाउंट डिजिटल अकाउंट में चला गया है, तो आप उसको कहीं भी जाकर के देश या विदेश में भी जाकर के अपने पैसे को निकलवाना चाहें तो एक माध्यम से आप वहां से अपना पैसा निकलवा सकते हैं। अब डिपॉजिट्स इज कमर्शियल बैंक्स। अब अगर हम बात करूं कि जब भी कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि एक मैंने सेंट्रल बैंक कहा आरबीआई है हमारा, दूसरा कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? जो डील करते हैं मनी के साथ फॉर देयर अर्निंग्स, उनकी अपनी भी अर्निंग होती है बैंक्स की। तो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके पास अलग अलग अकाउंट्स होते हैं बैंक में। एक होता है सेविंग अकाउंट जो हम जनरली हम लोग सारे करवाते हैं, उसमें हम जितना भी पैसा जमा करवाना चाहें, थोड़ा करवाएं, मंथली करवाएं, ज्यादा करवाएं, कम करवाएं, या हमें लगता है कि पूरी की पूरी सैलरी चली जाती है, बीच में निकलवा भी सकते हैं, तो उसका एक सेट पैटर्न है कि आप उस अकाउंट के नाम से अगर आपका सेविंग अकाउंट खुल जाता है तो उसके ऊपर रिवार्ड के तौर पे आपको क्या मिलता है? द बैंक द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट ओपन बाय इंडिविजुअल। सबसे आसान तरीका बैंक में खुलवाना चाहें तो वो सेविंग अकाउंट है। इसमें आपको इंटरेस्ट दिया जाता है बट नॉट एज कंपेयर टू अदर, ज्यादा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि दूसरा
किसी हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें, वहां पैसा जमा कराते हैं, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, लेकिन सेविंग में कम होता है, क्योंकि सेविंग में ऐसा इशू होता है कि आपकी माइनर बहुत कम सेविंग भी हो सकती है और कभी भी आप निकलवाते हैं उसमें, तो इस वजह से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कम होता है एज कम्पेयर टू अदर सम स्कीम्स। दूसरा एक इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट हमारा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जनरली मेंटेन्ड बाय बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एंड फर्म्स। अब क्या होता है कि हम लोग तो अपनी सेविंग जितना पैसा, मैंने बताया कि 10,000 रुपये हमारे पास इनकम थी, मैंने 8,000 खर्च कर लिया, तो 2,000 मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, हर महीने थोड़ा थोड़ा करवाता रहता हूँ, जब जब जरूरत आती है निकाल लेता हूँ। लेकिन जब हम किसी बिजनेसमैन की बात करते हैं, किसी ट्रेडर की बात करते हैं, तो ट्रेडर्स क्या करते हैं कि ट्रांजेक्शन दिन में 10 बार भी हो सकती है, तो महीने में भी 10 बार हो सकती है, तो वो कभी भी बड़ा अमाउंट, हम तो सेविंग्स में मैक्सिमम क्या होता है कि लोग छोटा अमाउंट जो है वो सेव करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं बीच बीच में। लेकिन जब करंट अकाउंट की बात करूं तो करंट अकाउंट मैक्सिमम बड़े बिग ट्रेडर्स का होता है, जो लाखों की करोड़ों की ट्रांजैक्शन दिन में 10 बार भी करते हैं, तो ऐसे में उस अकाउंट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो होता है नहीं होता है, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट इज गिवन टू द डिपॉजिटर। करंट अकाउंट में क्योंकि आप कभी भी निकाल सकते हैं, सिर्फ उसका माध्यम ये है बैंक की कि आपका मनी वहां सेव है और इजीली ट्रांजैक्शन इसका हो जाता है। अब उसके बाद एक रेकरिंग डिपॉजिट आता है, जो अक्सर हम लोग करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज यही करती हैं रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग में क्या होता है कि मनी इन दीज अकाउंट्स इज डिपॉजिटेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स फॉर फिक्स्ड पीरियड। उसमें क्या होता है कि हम अपना पैसा सपोज 2,000 रुपया पर मंथ हम रेकरिंग डिपॉजिट में करवा देंगे, वो हम लोग फिक्स करते हैं कि हमें 5 साल के लिए करवाना है, 10 साल के लिए करवाना है, 15 साल के लिए करवाना है, वो फिक्स एक बैंक का अपना सिस्टम होता है कि 5 साल के लिए करवाएंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 10 साल के लिए करवाएंगे तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 20 साल के लिए करवाएंगे तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अकॉर्डिंगली बैंक हमें ईयर्स के हिसाब से जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। एक नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट की। अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स्ड अपने आप में खुद बता रहा है कि ये फिक्स है, इट मींस कि आप 5 साल के लिए कर रहे हैं, आप 10 साल के लिए कर रहे हैं, आप 20 साल के लिए कर रहे हैं, तो वो फिक्स्ड है। तो ये डिपॉजिट्स इन फिक्स्ड अकाउंट आर टाइम डिपॉजिट्स, वो उसको टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स को, कि आप कितने सालों के लिए अपना पैसा बैंक में जमा करवा रहे हैं। दीज अकाउंट्स की हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर्स। जब मैंने कहा ना कि हम रेकरिंग की बात करते हैं या सेविंग अकाउंट्स की बात करते हैं, तो सेविंग में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेकरिंग में थोड़ा उससे बढ़ के है, लेकिन जब फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं, इट मींस कि हम अपनी मनी को लंबे समय के लिए बैंक के पास छोड़ रहे हैं। तो लंबे समय तक वो बैंक क्या करेगा कि उसका ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा देर के लिए पैसा जमा करवा दिया तो इसलिए आपको बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे रहा है। इसकी वजह दूसरी है। दूसरी क्या है कि बैंक आपको पता है, बैंक को पता है कि आपने अपना पैसा 10 साल के लिए 10 लाख रुपए जमा करा दिया, तो वो 10 लाख आप 10 साल तो मांगने वाले नहीं है, लेकिन उस 10 लाख का बैंक कैसे सही इस्तेमाल करे, इसलिए बैंक उसकी क्रेडिट क्रिएशन करता है। यानी उस बैंक उस 10 लाख को हो सकता है कि 10 अलग अलग लोगों को लाख लाख रुपए लोन दे दिया जाए। तो इसी प्रकार इसी पैसे को आगे यूज करके बैंक अपनी कमाई करता है, तो उसी में से आपको जो होता है वो आपको रिटर्न में जो है इंटरेस्ट मिलता है। अब जो होता है मॉडर्न मनी की जब हम बात करते हैं, तो बैंक्स में के अलावा एक प्लास्टिक मनी का कॉन्सेप्ट जो है पिछले कई सालों से चलन में आया है। अब प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी ऐसा नहीं है कोई प्लास्टिक का नोट है कोई जो आपको मिल गया, वो आपको फटेगा नहीं, बारिश में गीला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक मनी मीन्स ये, अब हम बात करें अगर पेपर मनी की, तो पेपर मनी कैन इजीली बी स्पॉइल्ड एंड हैज नो ड्यूरेबिलिटी। अब पेपर का जो मनी होता है, अब उसको आप पॉकेट में रखिए, बारिश में जाएंगे तो भीग जाएगा। अब नोट को कितना भी बचा के रखेंगे, नोट अक्सर धीरे धीरे स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती, ज्यादा देर तक आप अपने नोट्स को घर में भी नहीं रख सकते। आप कभी देखेंगे बड़ी जगह कई बार छापे पड़ते हैं, तो घर में जब नोट्स मिलते हैं तो बहुत सारे नोट्स पुराने मिलते हैं, तो अगर बहुत 10, 20, 30 साल तक रखे जाएं तो वो बोसीदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में प्लास्टिक मनी का चलन जो है, इन सबको देखते हुए मार्केट में इंटरनेशनली नेशनली इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब प्लास्टिक मनी यानी क्या? प्लास्टिक मनी रेफर्स टू हार्ड प्लास्टिक कार्ड्स। ये वो वाले प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं which we use every day in place of actual bank notes। अब हम क्या करते हैं कि मैंने बोला कि अभी मॉडर्न सोसाइटी में आपने देखा कि चलन जो है वो पुराना जो है वो करेंसी नोट्स का, इंटरनेशनली आप देखें बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर नोट, आप मार्केट में जाए या पैसे निकाल कर देंगे तो लोग अजीब नजर से आपको देखेंगे। तो अभी मेरे हाथ में जो आप ये देख रहे हैं, तो ये जो है इसको हम जो है प्लास्टिक मनी के रूप में देखते हैं, यानी ये प्लास्टिक कार्ड्स हैं।
विच वी यूज एवरीडे। हम लोग अलग कहीं भी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हम प्लास्टिक कार्ड से, अपने एटीएम कार्ड से हम अपनी मनी का जो ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सच एज अब कैश कार्ड्स इसको कहेंगे, क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, देन डेबिट कार्ड्स कहा जाता है, देन प्रीपेड कैश कार्ड्स भी कुछ होते हैं, कुछ स्टोर कार्ड्स भी होते हैं जो एक कहीं पर्टिकुलर एरियाज में यूज किए जाते हैं। अब एक डेबिट कार्ड की पहले मैं बात कर लें कि डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड इज आल्सो नोन एज बैंक कार्ड। ये एक प्लास्टिक का कार्ड होता है दैट प्रोवाइड्स द कार्ड होल्डर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू हिज और हर बैंक अकाउंट। तो ये जो कार्ड है ये आपको एक्सेस देता है आपके अपने अकाउंट से। फॉर एग्जांपल अगर आप हम इसको ये भी कहते हैं कि द कार्ड वेयर accepted can be used instead of cash when making purchases. Mostly the debit card is used as ATM card. इसको ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कहा जाता है। तो एटीएम ट्रांजैक्शंस जो होती है सारी हम इससे करते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन यानी कि हम मैंने कहा कि शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपको कुछ लेना है, वहां से आपके पास पैसा नहीं है तो आप बोलते हैं आप यहाँ एटीएम कार्ड यूज कर सकते हैं, तो आप उसमें भी आप जो है अपने इससे पैसा डेबिट कार्ड से भी आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेकंड, आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में किसी भी एजेंसी से आप शॉपिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से आप कर रहे हैं, आप पैंट ले रहे हैं, शर्ट ले रहे हैं, कंप्यूटर का सामान ले रहे हैं, जो भी आप घर के अंदर चीजें ले रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसमें अपना वहां मांगा जाता है कि ट्रांजैक्शन आप कैसे करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे, आप डेबिट कार्ड से करेंगे। तो अगर डेबिट कार्ड से करते हैं तो वो बोलेगा आप अपना डिटेल दीजिए, इसमें आपका कार्ड का नंबर क्या है, वो आप डालते हैं। तो उसके बाद वो सीवी नंबर डालते हैं। देन अगर सिक्योरिटी उसमें लगी है, सेटिंग्स हैं, तो आपके ईमेल पे भी आपके मोबाइल पे आपका अगर नंबर लिंक है तो आपको क्या हो जाएगा, उसका ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी भरेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो ये आजकल इंटरनेशनली और नेशनली बहुत बड़े पैमाने पर डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद क्रेडिट कार्ड की बात करें। अब क्रेडिट कार्ड क्या है कि क्रेडिट कार्ड अलाउज द कार्ड होल्डर्स टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द होल्डर्स प्रॉमिस टू पे फॉर देम। इट मींस कि आप जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, फॉर एग्जांपल मैं एचडीएफसी का बैंक का क्रेडिट कार्ड मैंने बना लिया है, तो बैंक ने द इश्यूर ऑफ द क्रेडिट कार्ड क्रिएट्स अ रिवॉल्विंग अकाउंट एंड ग्रांट्स अ लिमिट ऑफ क्रेडिट टू द कंज्यूमर या जो इसको यूज कर रहा है, फ्रॉम विच द यूजर कैन बोरो मनी फॉर पेमेंट्स टू द सेलर एज अ कैश एडवांस। अब क्या है कि मैंने किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, तो उस क्रेडिट कार्ड में कहीं 60,000 से लेकर के लिमिट बनना 3 लाख तक की लिमिट होती है कि आप इसको मंथली जो है वो क्रेडिट बैंक से ले सकते हैं। इट मींस कि आपके अकाउंट में वो पैसा है, आप उस पैसे को यूज करेंगे, यूज करके बाद में आप उसको बैंक में जो उसको रीपे कर देंगे। उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अब इसमें क्रेडिट कार्ड में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको, जैसे मैंने कहा ना, उसमें सीवी नंबर होता है, वो आपको पूरा नंबर डालना पड़ता है, ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्रेडिट कार्ड में काफी रिस्क भी रहती है, क्योंकि यहाँ आपको ओटीपी आ जाएगा, वहां आपको ओटीपी नहीं आएगा, वो आपके सीधे अकाउंट से कट जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप विद इन टाइम स्पेन, आपको बैंक जब क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं तो उसका लिमिट टाइम होता है, अगर उस टाइम के अंदर आप रीपे नहीं करते हैं बैंक को, तो बैंक उसके आपके ऊपर पेनल्टीज भी लगा सकता है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कि तो आज की इस मॉडर्न मनी की बात करें, तो वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, आपका बैंक अकाउंट जो है उसके लिए ऑनलाइन आप देखते हैं कि आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो थर्ड एक इसका इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बहुत सारी चीजें बैंक के अलग अलग अकाउंट्स को खुलवाने का प्रोसीजर क्या रहता है वो हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मॉडर्न मनी में क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी जो है वो इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में बहुत सारे मोबाइल में एप्स यूज करते हैं, उस एप्स के थ्रू वो लिंक होते हैं आपके बैंक के साथ, आप उससे परचेजिंग भी कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास है कि जिस भी अकाउंट में बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक की एक ऐप होती है। फॉर एग्जांपल जेके बैंक की बात करूं तो उसका एमपे है, तो आप एमपे जो है वो आपका कनेक्टेड है आपके बैंक के अकाउंट के साथ, तो आप एमपे के थ्रू आप किसी को पेमेंट कर भी सकते हैं, किसी को पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप बिजली का बिल भर सकते हैं, आप घर में पानी का बिल भर सकते हैं। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो है मॉडर्न मनी में हम लोग कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज को हम लोग अंडरस्टैंड करें और एग्जाम को अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिपेयर करें। अगले हम चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, जो इसका अगला चैप्टर नहीं अगला पार्ट होगा यूनिट 3 का, कि बैंक के बाकी जो कंपोनेंट्स है कैसे हम अकाउंट खुलवा सकते हैं और उस अकाउंट में अलग अलग चीजें, उसकी फीचर्स क्या क्या होते हैं, इन सब पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। आज में इतना ही काफी है, अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।